हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का आज का हमारा टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन एंड पेजिंग। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंटेंट्स। फर्स्ट कंटेंट विल बी व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ पेजिंग, एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग एंड द लास्ट कंटेंट विल बी डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। इसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ पेजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में देखने वाले हैं। So let's move towards our first slide, which is what is fragmentation. फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। सो सी इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी अलोकेशन whenever the process come into RAM, space is allocated to them. ओके, जब भी कोई प्रोसेस को आप रैम में स्टोर करते हो तो उस प्रोसेस को पर्टिकुलर स्पेस अलोकेट किया जाता है. These spaces in RAM are divided either on the basis of fixed partitioning. See here, fixed partitioning मतलब क्या, the size of partitions are fixed before the process gets loaded into RAM. मतलब आपको कोई भी प्रोसेस अगर कंप्यूटर में सेव करना है, स्टोर करना है, अगर रैम में स्टोर करना है तो आप उस प्रोसेस को रैम में स्पेस अलोकेट करके देते हो. ठीक है, अभी रैम को दो, रैम का डिवाइडेशन, रैम जो मेमोरी है उसका डिवाइडेशन टू टाइप से किया जाता है. फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड पार्टिशनिंग. सी, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड पार्टिशनिंग. फिक्स पार्टिशनिंग मतलब क्या कि रैम को फिक्स साइज पार्टीशंस में आप डिवाइड करोगे. जो रैम होता है उसको आप फिक्स साइज के पार्टीशंस में डिवाइड करते हो. और सेकेंड टाइप कौन सा है, डायनामिक पार्टीशनिंग. डायनामिक पार्टीशनिंग मतलब क्या कि साइज ऑफ पार्टीशन इज डिसाइडेड एट द रन टाइम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोसेस. मतलब प्रोसेस को आप जब जिस पॉइंट पे स्टोर करोगे रैम में, तब जाके आपके रैम को उस प्रोसेस के एरिया वाइज, उस प्रोसेस को जितनी स्पेस चाहिए, जितना प्रोसेस का साइज़ है उसके वाइज फिर आप क्या करते हो, रैम का डायनामिक पार्टीशनिंग करते हो. सो बेसिकली रैम का पार्टीशनिंग दो तरीके से किया जाता है. फर्स्ट इज़ फिक्स पार्टीशनिंग. फिक्स पार्टीशनिंग में प्रोसेस जब आप स्टोर करोगे तब करोगे, लेकिन पहले ही आप क्या करते हो, रैम को फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड करके रख देते हो. और सेकेंड वे होता है डायनामिक पार्टीशनिंग. डायनामिक पार्टीशनिंग में प्रोसेस जो आपकी रैम होती है उसको आप उसका रन टाइम डिवाइडेशन आप करोगे. मतलब जब प्रोसेस आप स्टोर करोगे तो प्रोसेस का साइज देख के आप फिर रैम का पार्टीशनिंग करते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज as the process gets loaded and removed from the memory, these spaces gets broken into small pieces of memory that it can be allocated to the coming processes, and this problem is called as fragmentation. मतलब अब आपका कोई तो भी एक मेमोरी लोकेशन, एक रैम कंसिडर कर लीजिए. रैम में आपने कोई प्रोसेस को लोड किया, सपोज P1 प्रोसेस को आपने रैम में लोड किया. अभी P1 प्रोसेस के हिसाब से आपने आपकी जो रैम थी उसका पार्टीशनिंग कर लिया है. आइदर आप फिक्स पार्टीशनिंग यूज़ करो या फिर डायनामिक पार्टीशनिंग यूज़ करो. कोई भी एक टाइप यूज़ करके आपने क्या किया कि उस प्रोसेस को लोड किया और उस प्रोसेस के साइज़ के बेसिस पे आपने आपकी रैम को डिवाइड किया है. अभी उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उस प्रोसेस को आप रिमूव कर देते हो रैम से. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके रैम के तो पार्टीशंस हो गए. अभी आपको नई कोई प्रोसेस, जैसे प्रोसेस P2 आपको लोड करनी है, लेकिन P2 की साइज़ अगर डिफरेंट है दैन द प्रोसेस P1 के साइज़ से, अगर जो नई प्रोसेस आपको लोड करनी है P2 उसकी साइज़ अगर डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आप उस P2 प्रोसेस को जो आपकी मेमोरी स्पेस है वो अलोकेट नहीं कर पा सकते हो. और ये जो प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है फ्रेंड्स फ्रैगमेंटेशन. Fragmentation is an unwanted problem where the memory blocks cannot be allocated to the processes due to their small size and the blocks remain unused. मतलब कभी कभी क्या हो जाता है ना कि रैम के पार्टीशंस इतने स्मॉल हो जाते हैं कि उस पार्टीशन में एक आपकी प्रोसेस फिट नहीं हो पाती. या फिर कभी कभी आपकी जो स्पेस है, जो स्टोरेज एरिया है, उसके पार्टीशंस इतने लार्ज हो जाते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस स्टोर करने के बाद भी आपकी कुछ ब्लॉक्स या फिर कुछ मेमोरी आपकी अनयूज रहती है. ठीक है, सो फ्रैगमेंटेशन इज ऑलवेज एन अनवांटेड प्रॉब्लम. Now there are two types of fragmentation. First one is external fragmentation and second is internal fragmentation. Now what is external fragmentation? So in this fragmentation, although we have total space available that is needed by the process, still we are not able to put that process in the memory because space is not contiguous, and this is called as external fragmentation.
मतलब क्या कि अगर आपको कंसिडर करिए कि प्रोसेस P1 आपको आपके मेमोरी में लोड करनी है, ठीक है। अभी आपके पास स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है, ठीक है। मतलब कोई प्रोसेस P1 आपको लोड करना है मेमोरी में, ठीक है। उस मेमोरी एरिया में आपके पास फ्री ब्लॉक्स तो है लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है मतलब क्या कि पहले एक छोटा सा ब्लॉक फ्री है, उसके बाद 2 ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड है, फिर थर्ड ब्लॉक फ्री है, फिर और 2 ब्लॉक्स या फिर एक ब्लॉक ऑक्यूपाइड है, फिर और एक ब्लॉक। मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में ब्लॉक्स तो अवेलेबल है, ब्लॉक्स तो फ्री है लेकिन कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे मैनर में नहीं है। और इस कारण क्या होता है कि आप कोई भी प्रोसेस को लोड नहीं कर पा सकते हो आपके मेमोरी में, ठीक है। एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप होता है फ्रैगमेंटेशन का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। नाउ इन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन the process is allocated a memory block of size more than the size of process। मतलब क्या कि आपके मेमोरी में जो ब्लॉक फ्री है, जो स्पेस फ्री है, उस स्पेस की या फिर उस ब्लॉक की साइज़ ज़्यादा होती है दैन द प्रोसेस विच यू वांट टू लोड इनटू दी मेमोरी। मतलब मेमोरी में आपको जो प्रोसेस लोड करना है उसकी साइज़ कम रहेगी और जो आपका फ्री ब्लॉक है उसकी साइज़ ज़्यादा रहेगी। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोसेस तो लोड हो जाती है लेकिन कुछ आपके जो फ्री स्पेस है उसमें से कुछ ब्लॉक्स अनयूज्ड रहते हैं, ठीक है, और आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी यहाँ पे होता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ड्यू टू दिस सम part of the memory is left unused and this causes internal fragmentation. Now let's move towards paging. So a solution to fragmentation problem is paging. इस fragmentation problem का solution मतलब paging। paging का ये जो concept है वो निकाला गया है fragmentation को resolve करने के लिए। Now what is the technique of paging? So paging is a storage mechanism that allows operating system to retrieve processes from the secondary storage into the main memory in the form of pages. अभी paging क्या है? एक storage mechanism है that allows operating system। ये storage mechanism क्या करता है? operating system को allow करता है to retrieve processes from the secondary memory into the main memory in the form of pages। मतलब आपकी जो process है, suppose P1 process आपको secondary memory से main memory में load करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस पर्टिकुलर प्रोसेस P1 को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करेगा और उन पेजेस को फिर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में मूव किया जाता है। और एक स्टोरेज मैकेनिज्म है जिसे हम लोग पेजिंग कहते हैं। In the paging method, the main memory is divided into small fixed size blocks of physical memory which is called as frames। पेजिंग में 2 कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं। पेजिंग में प्रोसेसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया जाता है और जो आपकी मेमोरी है जहाँ पे आप आपकी प्रोसेसेस लोड करोगे उस मेमोरी को डिफरेंट फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और उन फिक्स साइज ब्लॉक्स को हम कहते हैं यहाँ पे फ्रेम्स, ठीक है। The size of a frame should be kept the same as that of a size of page to have maximum utilization of main memory and to avoid external fragmentation। यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि प्रोसेसेस को आप पेजेस में डिवाइड करोगे और जो आपकी मेमोरी है उसको आप फ्रेम्स में डिवाइड करोगे। सो द साइज ऑफ फ्रेम शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ पेज just to avoid the external fragmentation and to maximize the utilization of main memory। मतलब क्या करना है आपको कि आपकी फ्रेम साइज इज इक्वल टू द पेज साइज। जो आप प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करोगे तो पेज का साइज आपके फ्रेम के साइज के इक्वल होना चाहिए ताकि मेन मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो सके। पेजिंग इज यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस टू डेटा एंड इट इज़ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। पेजिंग इट इज़ अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। पेजिंग ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। डेटा को फास्ट वे में एक्सेस करने के लिए आप पेजिंग टेक्निक का यहाँ पे यूज़ करते हो। पेज टेबल इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द मैपिंग बिटवीन वर्चुअल एड्रेसेस एंड फिजिकल एड्रेसेस। पेजिंग के कॉन्सेप्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल्स यूज़ करते हैं just to store the mappings between virtual and physical memory addresses। Now एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक पेजिंग का। लेट अस कंसिडर द मेन मेमोरी ऑफ साइज 16 KB। 16 KB की मेन मेमोरी है हमारे पास
एंड फ्रेम साइज इज़ 1 KB। अभी ऑब्वियस है कि 16 KB की मेन मेमोरी है और फ्रेम साइज कितना है 1 KB। सो मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू कलेक्शन ऑफ 16 फ्रेम्स ऑफ 1 KB ईच, मतलब 16 KB की टोटल मेमोरी हो गई और एक फ्रेम की साइज़ कितनी है आपकी 1 KB। सो 16 KB को 1 KB के फ्रेम्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी गेट टोटल 16 फ्रेम्स हियर। ओके, नाउ देयर आर 4 प्रोसेसेस इन द सिस्टम P1, P2, P3 एंड P4 ऑफ 4 KB ईच। हमारे पास 4 प्रोसेसेस है P1, P2, P3 एंड P4। P1 का साइज है 4 KB, P2 प्रोसेस का साइज है 4 KB, P3 प्रोसेस का साइज है 4 KB एज वेल एज P4 प्रोसेस का साइज भी है हमारे पास 4 KB एंड ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेज ऑफ 1 KB। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पेज का साइज शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम। ओके, सो फ्रेम का साइज क्या है 1 KB। सो हियर आपको दिया है कि पेज ऑफ साइज 1 KB, मतलब जितनी भी प्रोसेसेस है हम मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया हमने और पेज प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया। अभी वी हैव 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4। P1 प्रोसेस का साइज है 4 KB और उस P1 को अगर हमने पेजेस में डिवाइड किया ऑफ 1 KB ईच तो वी विल गेट 4 डिफरेंट पेजेस। P2 के भी 4 पेजेस बन जाएंगे, P3 के भी 4 पेजेस एंड P4 के भी 4 पेजेस। Initially, all the frames are empty, therefore pages of the processes will get stored in a contiguous way. सबसे पहले जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करोगे तो मेन मेमोरी विल बी फ्री एंड ऐसे कंडीशन पे जितनी भी प्रोसेसेस है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में यहाँ पे लोड की जाएगी या फिर स्टोर की जाएगी। फ्रेम्स, पेजेस एंड द मैपिंग बिटवीन द टू इज शोन इन द इमेज बिलो। अभी इस इमेज में आप देखिए आपको 4 प्रोसेसेस दी गई है, प्रोसेस A1, प्रोसेस A2, प्रोसेस A3 एंड प्रोसेस A4 और ये आपकी 16 KB की टोटल की टोटल मेन मेमोरी है। अभी 16 KB मतलब 1 फ्रेम इज इक्वल्स टू 1 KB, सो वी विल गेट 16 डिफरेंट फ्रेम्स क्योंकि 16 KB की टोटल मेमोरी है। अभी एक फ्रेम मतलब 1 KB, सो वी विल गेट 16 फ्रेम्स एंड वी हैव 4 डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोसेस A1, प्रोसेस A2, प्रोसेस A3 एंड प्रोसेस A4। अभी A1 का साइज भी है 4 KB, A2 का साइज है 4 KB, A3 का भी 4 और A4 का भी 4। अभी इन प्रोसेसेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया। 1 पेज का साइज है हमारा 1 KB। सो A1 प्रोसेस में कितने पेजेस हो गए 4 पेजेस, A2 प्रोसेस में 4 पेजेस, A3 प्रोसेस में 4 पेजेस और A4 में भी 4 पेजेस। सो A1 के 4 पेजेस को आप इन स्टार्टिंग के 4 फ्रेम्स में लोड कर दिया। A2 की इन 4 पेजेस को नेक्स्ट 4 फ्रेम्स में आपने लोड कर दिया। A3 के इन 4 पेजेस को नेक्स्ट 4 फ्रेम्स में आपने लोड कर दिया और A3 के इन 4 पेजेस को लास्ट 4 फ्रेम्स ने आपने स्टोर यहाँ पे कर दिया। और इस तरीके से यहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके प्रोसेसेस लोड की जाती है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू द मेन मेमोरी। नाउ let us consider that P2 and P4 are removed to waiting state after some time। अभी अगर P2 और P4 को इस प्रीवियस डायग्राम में ये जो P2 प्रोसेस है, जो A2 प्रोसेस है और जो A4 प्रोसेस है, इनको अगर वेटिंग स्टेट में शिफ्ट कर दिया किसी कारणवश तो अब क्या हो गया कि यहाँ की मतलब A2 के 4 फ्रेम्स और A4 के 4 फ्रेम्स फ्री हो गए, मतलब टोटल 8 फ्रेम्स अभी फ्री हो जाते हैं। तो now 8 frames become empty, therefore other pages can be loaded in that empty place. The process P5 of size 8 KB, that is 8 pages, is waiting inside the ready queue। अभी P2 और P4 को आपने वेटिंग स्टेट में डाल दिया, मतलब हमारे 8 फ्रेम्स अभी फ्री हो गए, एम्प्टी हो गए। और अगर कोई P5 प्रोसेस समझ लो कि रेडी क्यू में वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए और P5 प्रोसेस का साइज़ है 8 KB। 8 KB मतलब 8 पेजेस, क्योंकि 1 KB का एक पेज होता है। सो 8 KB अगर उसकी P5 की साइज़ है तो वी आर हैविंग 8 डिफरेंट पेजेस। सो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, ईजीली उन 8 पेजेस को P2 और P4 के जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, सो गिवन द फैक्ट वी हैव 8 non-contiguous frames available in the memory and paging provides the flexibility of storing the processes at different places. Therefore, we can load pages of process P5 in the place of P2 and
P4। मतलब पेजिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिग्यूअस फ्री फ्रेम्स ही हमको चाहिए, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एरियाज़ में भी हम हमारे प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं। सो इस तरीके से अभी क्या हुआ कि P2 को आपने रिमूव कर लिया, मतलब वेटिंग स्टेट में डाल दिया, और जो P4 प्रोसेस थी उसको भी वेटिंग स्टेट में डाल दिया, और जो नई प्रोसेस थी P5 जो कि वेटिंग स्टेट में थी, जिसका साइज़ था 8 KB, उसको आपने P2 और P4 के जगह पे यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इस तरह से पेजिंग में प्रोसेसेस को लोड किया जाता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेजिंग? सो द फर्स्ट एडवांटेजेस इज ईजी टू यूज़ मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स। पेजिंग यूज़ करके मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स आप ईजी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नो नीड फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात ही यहाँ पे नहीं आती है। अगर कोई स्टेट आपकी वेटिंग स्टेट में चली भी गई तो रेडी स्टेट में अगर कोई प्रोसेस है वेटिंग फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, सो आप उस प्रोसेस को लोड करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जैसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। स्वैपिंग इज ईजी बिटवीन इक्वल साइज पेजेस एंड पेज फ्रेम्स। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल रहता है, तो स्वैपिंग बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजिंग। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज पेजिंग में कॉज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो अवॉइड करेगा, लेकिन पेजिंग यूज़ करने के बाद भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स। आपको कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स पेजिंग के टाइम पे लगते हैं। आप लोग उनको ईजीली यूज़ तो कर सकोगे, लेकिन वो मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेजिंग। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज पेज टेबल्स कंज्यूम एडिशनल मेमोरी। पेज टेबल नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना पड़ता है जब भी आप पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, और टू स्टोर दोज पेज टेबल्स you will require the additional memory और additional storage spaces। so इस तरह से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्रेश टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ फैंटास्टिक डे।